हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हीरा क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि साइंस में जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर लाइट चैप्टर, उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे। लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोग सबसे पहले परावर्तन को जानेंगे, उसके बाद अपवर्तन को पढ़ेंगे। तो उसी में हम लोग थोड़ा सा देखें तो उसमें बेसिक टर्म को प्रकाश किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत समझे थे, मतलब कितने प्रकार के वेव्स होते हैं, कौन से वेव्स का क्या वर्क है। उसमें हम लोग फिर एक वेव होता है आपका वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट रहता है। उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको किस तरह से डील्स करना है हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से समझ चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम लोग प्रकाश को जान चुके थे, प्रकाश किस किस माध्यम में गमन कर सकती है उसके बारे में जान चुके थे। उसके बाद सबसे पहले प्रकाश की चाल को दर्शाने वाले वैज्ञानिक जो रोमर साहब थे उसके बारे में जान लिए थे। वो बताया कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसने बताया था? रोमर साहब ने बताया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब जो प्रकाश है, अब प्रकाश कितने मतलब कि प्रकृति को दर्शाती है उसका नेचर के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का नेचर कैसा है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। इसी आज जो टॉपिक्स रहेगा मेन यही रहेगा कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में? नेचर ऑफ लाइट। वही टॉपिक्स यहाँ लिखा हुआ भी है, बस इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। उसके बाद राइट डन भी करना है। आप लोग क्लास के साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। नोट्स बेहतरीन बनेगा, आई होप कि बहुत अच्छा नोट्स बनेगा और आपको रिविजन में काफ़ी मदद होगी ये नोट्स, ठीक। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति के बारे में अगर बात करें, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो प्रकाश किस तरह की प्रकृति को दर्शाता है। आपने सुना होगा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, डुअल नेचर को शो करता है, ठीक। अब डुअल नेचर में ये कौन कौन सी प्रकृति को ये शो करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, है ना, कि प्रकाश जो दोहरी प्रकृति को दर्शा रही है ये कौन कौन सा है। सबसे हमने पहले लिखा है प्रकाश की प्रकृति, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रकाश दोहरी, मतलब डुएल, है ना, दोहरी प्रकृति दर्शाती है। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। अब भैया डुअल नेचर को ये शो कर रहा है, तो डुअल नेचर में आपका कौन कौन सा दो प्रकृति है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किसको? डुअल नेचर के बारे में, है ना। डुअल नेचर के बारे में बात करते हैं। प्रकाश दो प्रकार का प्रकृति को दर्शाता है। पहला जो आपका है वो है आपका पार्टिकल नेचर। कौन सा? पार्टिकल नेचर, मतलब कण प्रकृति, है ना। प्रकाश की कण प्रकृति लिखते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रकाश की कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, एक आपका हो गया प्रकाश मतलब कि कण की प्रकृति को, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, और एक वेव नेचर को, किसको? प्रकाश मतलब कि वेव नेचर को ही शो करता है। एक हो गया कण और एक हो गया तरंग। वेव मतलब क्या होता है? तरंग। प्रकाश तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। किसके बारे में बात करेंगे? एक पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे और एक वेव नेचर के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश जो दोहरी प्रकृति को दर्शा रहा है, एक हो गया आपका पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर के बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की जो कण प्रकृति है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश की जो कण प्रकृति है ये, इसका नाम कण ही क्यों पड़ा, पार्टिकल ही क्यों पड़ा। होता क्या है कि जब आप सूर्य से जब प्रकाश की किरणें हमारे अर्थ तक आती है तो वो बंडल के रूप में आती है, पैकेट्स, सम पैकेट्स जिसको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं उसके रूप में आती है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पार्टिकल नेचर। कण की प्रकृति को ये कण के रूप में आता है, फोटोन्स के रूप में, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक।
अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, प्रकाश की कण प्रकृति को देखना है। किसको? कण प्रकृति को। प्रकाश की तरंग प्रकृति हो गया और एक कण प्रकृति। ठीक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में बात करेंगे। पार्टिकल नेचर और लाइट में क्या बात करेंगे कि प्रकाश की किरणें जो हमारे सूर्य के जो प्रकाश की किरणें धरती तक आती है वो एक फोटोन्स के मतलब कि ऊर्जा के बंडल के रूप में आती है। फोटोन्स जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। उसी के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो प्रकाश अति सूक्ष्म कणों का मतलब कि अति सूक्ष्म कणों का ऊर्जा का बंडल के रूप में आती है, जिसको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में। ठीक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश अति सूक्ष्म कणों का अति सूक्ष्म कणों का बंडल के रूप में प्राप्त होना या मिलना, है ना, प्राप्त होना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। फोटोन, फोटोन कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश अति सूक्ष्म कणों का बंडल के रूप में प्राप्त होना क्या कहलाता है? फोटोन्स कहलाता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो ये हो गया आपका सूर्य, है ना। इसमें से जब लाइट आपके पास यहाँ आती है, ये हो गया अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ जो आती है ये एक सूक्ष्म कणों के रूप में आती है, बंडल के रूप में आती है। यही एक फोटोन्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोन्स कहलाती है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग 2-4 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसी में बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा। चलिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा? इम्पोर्टेंट भी होगा। आपको 2 टर्म देखने को मिला होगा ऑब्जेक्टिव में कि दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, क्या दृश्य मतलब कि जो प्रकाश को हम लोग देखते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था तरंग के बारे में, जब बात कर रहे थे वहाँ हम लोग दृश्य प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे। तो दृश्य प्रकाश में हमने देखा था कि वहाँ 7 कलर्स का क्या हो रहा है, मतलब विव्यूअर जिसको बोलते हैं, 7 कलर वहाँ दिखाई दे रहा है दृश्य प्रकाश में। ठीक, उसी दृश्य प्रकाश का जो हम लोग देखेंगे तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? तरंगदैर्घ्य के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दृश्य प्रकाश से दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम। किससे? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कितना? 3800, ठीक से लिखिएगा इसको, है ना। 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग लिखते हैं ए पर डिग्री बैठाने के बाद ये एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक, उसके बाद 7600, किसी किसी बुक में आपको 7800 तक भी दिखेगा। कितना? 7800 तक भी दिखेगा, बट इसके रेंज पे ही आपको पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव को हैंडलिंग कर लेना है। ठीक, अब यहाँ बात आता है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक हो रहा है। अब मेन यहाँ बात आ जाता है कि एंगस्ट्रॉम में कितना होता है। अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो ये कितना होता है। अगर आप मीटर में इसको जानना चाहें तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो उसी तरह से आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दृश्य प्रकाश की चाल निर्वात में अगर बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें हम लोग तो दृश्य प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रति सेकंड में इतना स्पीड से ये इसका चाल होता है किसका, दृश्य प्रकाश का। ठीक, हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक, अगर एक थोड़ा सा और आप लोग ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, आपको पता चला होगा कि प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट है ना, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, सर्वाधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है। ठीक, यहाँ तक दिख रहा होगा आई होप, है ना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ निर्वात में कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है आपका निर्वात में। उसके बाद इसका अगर दृश्य प्रकाश की बात करें, किसका, दृश्य प्रकाश की अगर बात करें हम लोग, तो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ जो होता है, वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, और किसी किसी बुक में 7800 एंगस्ट्रॉम भी होता है। अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हम लोग थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है। कहाँ पे, निर्वात में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद निर्वात के बाद बताइए कहाँ होगा, उसके बाद होगा गैस में। कहाँ होगा, गैस में। उसके बाद आपका कहाँ होगा, उसके बाद आपका होगा लिक्विड में, द्रव में। ठीक, द्रव्य में। उसके बाद जो सबसे कम होता है निर्वात स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है आपका सॉलिड में, ठोस में। किसमें होता है, ठोस में। क्लियर है, इतना आप लोग अच्छे से राइट डन कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद ठोस में होता है, मतलब सॉलिड में होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में इतने सारे टर्म के बारे में बात किया, और सारे टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि फोटोन्स क्या है, एक अति सूक्ष्म प्रकाश की ऊर्जा जो बंडल के रूप में आती है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अब वेव नेचर के बारे में बात करना है, कि वेव नेचर जो प्रकाश का वेव नेचर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसीलिए यहाँ पर वेव के बारे में बात किया गया। हमने पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास जो फिजिक्स का है वो आपने आई होप देखा होगा, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। उसके बारे में हमने सिर्फ वेव मीन्स तरंग के बारे में ही बात किया है टोटली, मतलब कितने प्रकार के तरंग होते हैं, कौन सी तरंग का क्या वर्क है। ठीक, और कहाँ पर तरंग ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात किया था हमने, वेवलेंथ के बारे में भी बात किया था। तो वे सारे टर्म वहाँ पर है, जिसको अब हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा। कि वेव नेचर ऑफ लाइट जैसे है आपका, वेव नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेव नेचर में प्रकाश की चाल जो होती है, मतलब कि प्रकाश की चाल तरंग प्रकृति में किस तरह से ये नेचर अपना शो करती है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक ना। और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हमने बताया कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है, मतलब निर्वात में, जहाँ कुछ भी नहीं हो, ना एयर हो, ना सॉलिड हो, ना गैस हो, ना लिक्विड हो, कुछ भी नहीं हो, वहाँ भी प्रकाश क्या कर सकती है, गमन कर सकती है, चल सकती है अपने मतलब स्पीड में। ठीक, तो इसीलिए यहाँ लिखा है हमने प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद एक और हम लोग स्टार डाल के लिख लेंगे यही बात, कि प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने, अगर आपको पास ऑप्शन आए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यस या नो, आपको वहाँ देना है नहीं। प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसको अगर सॉलिड जगह मिला तो वो वहाँ भी ट्रेवल कर लेगी, अगर उसको लिक्विड मिला तो वहाँ भी कर लेगा, निर्वात मिला वहाँ भी कर लेगा। निर्वात मतलब क्या हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये निर्वात में भी अच्छे से गमन कर सकती है, अपने स्पीड ऑफ लाइट को बनाए रख सकती है। ठीक, तो ये हम लोग वही लिखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोलिए हम, प्रकाश को
चलने के लिए काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा रहे, आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये टोटली हो गया, हम लोग वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा कुछ और समझेंगे प्रकाश के बारे में। इतना तो हो गया कि आपको वेव नेचर समझ में आ गया और पार्टिकल नेचर समझ में आ गया, ठीक। मेन है जो पार्टिकल नेचर के बारे में ही बात किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो पढ़िएगा आप, उसमें टोटली पार्टिकल नेचर के बारे में ही शो किया गया है कि उसमें कौन सा फिनोमेना हो रहा है, उसके बारे में ही जानना है, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर प्रकृति के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा सा हेडिंग डालिएगा आप, प्रकाश की प्रकृति। क्या बोले हम? प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। यहाँ एक फिगर आपको दिख रहा होगा, प्रकाश की प्रकृति नेचर ऑफ लाइट के साइड में एक फिगर दिख रहा होगा। ये आपका है क्या? ये है आपका प्लेन मिरर, जिसका इधर से क्या हुआ है, ये मतलब कि पॉलिश क्या हुआ है, क्या हुआ है, पॉलिश क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक इंसिडेंट रे को गुजार रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ये इंसिडेंट रे को हम लोग यहाँ से गुजार रहे हैं, आपतित किरण को हम लोग गुजार रहे हैं, ठीक। आपतित किरण को जैसे ही गुजारे, ये एक किस में आके मिला, एक प्लेन मिरर में मिला, समतल दर्पण में मिला। उस समतल दर्पण से क्या हुआ, ये इधर ना गुजर के ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हम लोग एक नॉर्मल का यूज करते हैं जो डिसाइड करता है कि रे जो आया वो किस दिशा में गमन किया। एक रे जो इंसिडेंट रे आया वो सीधे ना निकल करके वो क्या किया, यहाँ से मतलब कि रिफ्लेक्ट होके एक रिफ्लेक्टेड रे के रूप में गया नेक्स्ट साइड में, ठीक। और ये नॉर्मल ये बता रहा है कि मेरे पास से एक रे गुजरा है जिसका नाम है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। नॉर्मल डिसाइड करता है कि एंगल को, किसको, एंगल को। जैसे ये इंसिडेंट एंगल जो है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से डिनोट करते हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर से। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आपतित किरण जो आया, ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अच्छे समझिएगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से बेसिक बनेगा आपका, ठीक है ना, तब आपको प्रकाश का परावर्तन समझने में आसानी होगी, ठीक। आपतित किरण जो आया आपका, ठीक, आपतित किरण जो आया, ये जो अभिलंब है, नॉर्मल को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक। आपतित किरण जो आया वो दर्पण से टकराने के बाद इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि हम यहाँ सारा चीज़ बता दे रहे हैं कि आपतित किरण जो आया अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। अब अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे आपतन कोण। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये क्या करती है, अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, परावर्तन कोण बनाती है। क्या बनाती है, परावर्तन कोण, कोण आर बनाती है। क्या बनाती है, कोण आर बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर है। एक क्या है कि इंसिडेंट रे आया और नॉर्मल के साथ आपतन कोण बनाया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये बनाया अभिलंब के साथ परावर्तन कोण, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में ही बात कर रहे हैं कि एक आपतित किरण को हमने गुजारा है, एक प्लेन मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको हम लोग परावर्तित किरण बोले। और उसमें एक अभिलंब है, जो अभिलंब ये डिसाइड कर रहा है कि इस साइड के एंगल को हम लोग आपतन कोण बोल रहे हैं और उसके नेक्स्ट साइड वाले को परावर्तन कोण बोल रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक।
हमने यहाँ लिखा है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। परावर्तन का नियम जिसको बोलते हैं उसी के बारे में, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। या इसको आपको जब बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा तो वहाँ पूछेगा आपको परावर्तन के नियम को बताइए। क्या पूछेगा? रिफ्लेक्शन के लॉ को बताइए, परावर्तन के नियम को बताइए, लाइट के जो रिफ्लेक्शन है उसके नियम को बताइए। तो वही दो नियम जो होता है जो आप पढ़े भी होंगे, बेसिक अगर आप बुक पढ़े होंगे भारती भवन का या एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो वहाँ आपको ये दो लॉ दिखा होगा। उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसी का थोड़ा सा ये फिगर भी है, जो अभी फिगर हम जस्ट समझाए। अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सारा चीज़ पता चल रहा होगा। ये नॉर्मल क्यों है, इंसिडेंट रे इधर से आया और ये मिरर है, ठीक। थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं जो आपको यहाँ हम बताए हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। पहला लॉ जो आपके पास है वो है आपतित किरण। समझिएगा, अभी हमने जो फिगर बताया सेम उसी से रिलेटेड आप कीजिएगा, ठीक ना। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोल रहे हैं? आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे एंड अभिलंब नॉर्मल, और परावर्तित किरण मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका मीनिंग समझिएगा आप, यहाँ समझिए आप थोड़ा सा। इंसिडेंट रे आया, यहाँ एक मिरर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे चला गया, परावर्तित किरण चला गया, और एक नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक। ये तीनों जो है एक ही तल में है, मतलब कि इस मिरर के एक ही तल में ना है, एक ही बिंदु में। ये तीनों कहाँ मिल रहा है? बिंदु ओ में मिल रहा है। थोड़ा सा अगर हम बताएं आपको कहाँ मिल रहा है, बिंदु ओ में मिल रहा है। तो ये तीनों कहाँ है? एक तल पे है, मतलब कि मिरर के एक ही पॉइंट पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? यही बात आपका फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हम लोग। आपतित किरण का अभिलंब के साथ, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, ये जो कोण बन रहा है, कोण आई, इंसिडेंट एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है, बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। अभी हमने बताया कि बनाया गया कोण क्या कहलाता है? ये यही कहलाता है क्या? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, ये परावर्तित किरण जो गया ये अभिलंब के साथ, एक मिनट थोड़ा सा फ्रेश से आप देखिएगा यहाँ, ठीक। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या रिफ्लेक्टेड रे जो है ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, कोण आर, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई होप यहाँ समझ आ गया होगा रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, एक तो आपतित किरण के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण था वो क्या था? आपतन कोण था। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो बनाया वो परावर्तन कोण था। ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब ये कोण कौन कौन सा है? एक कोण तो आपके पास है आई, कोण आई, और एक कोण आर। मतलब इसको अगर लिखना चाहें हम लोग तो कोण आई इक्वल टू कोण आर भी लिख सकते हैं। यही ये कहना चाह रहा है, ठीक। सदैव बराबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब कि परावर्तन का नियम में ये समझ में आया कि दो जो आपका लॉ है, एक तो बता रहा है कि आपका जो आपतित किरण जो आ रहा है और अभिलंब जो है और रिफ्लेक्टेड जो वहाँ से रे हो रहा है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा बता रहा है कि आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्ट होने के बाद अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है परावर्तन कोण, दोनों सदैव बराबर होंगे। मतलब कि कोण आई जो इंसिडेंट एंगल जो है और रिफ्लेक्शन एंगल जो है दोनों बराबर होंगे, कोण आई बराबर कोण आर। तो टोटली हम लोग देख चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लॉ के बारे में हम लोग टोटली देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में बात करेंगे, विचलन कोण के बारे में बात करेंगे। आज से क्लास हम लोग यही तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बेहतरीन बनाइए। हम बार बार बता रहे हैं कि नोट्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ये हीरा क्लास अब की बार जो है हीरा क्लास की जिम्मेदारी है आपको कक्षा 10th की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाना, ठीक। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में।